तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न कॉमर्स बाय हर्ष पे। तो आज हम ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस पार्ट 1 यानी जो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स हैं जिनका भी एग्जाम है तो उसके आज पढ़ने वाले हैं। एंड उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपको आपके एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेंगे उसको करेंगे, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले इसमें जो हम हैं इसको एनवायरमेंटल साइंस मतलब तो सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। एंड एक दो टॉपिक मैं एंड में बता दूंगा कि वो टॉपिक आप कवर कर लेना, क्योंकि इसमें ट्रू फॉल्स भी आते हैं, है ना। शुरू के 5 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स के ही होते हैं आई थिंक, ठीक है। हाँ, एक दो टॉपिक लास्ट में बताऊंगा तो वो आप कर लेना। दूसरी चीज देखो, ईवीएस तो आपको पता है, एनवायरमेंटल साइंस, आसपास की चीजों की साइंस, मतलब कि आप धरती पे कितने और टाइम तक जो टिकने वाले हैं, वैसे ही जितनी बची कुची रिसोर्सेज है उसको और ज्यादा टाइम तक कैसे चलाए एंड कैसे इंसान जिंदा रह सके उतने ही रिसोर्सेज में, और पर्यावरण की रक्षा कैसे करे, ये सब चीजें आप एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए मैं अपने नोट्स उठा लेता हूँ। हाँ जी, तो देखो, सबसे पहले हमें पढ़ना है इसका स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, स्कोप ऑफ ईवीएस। तो क्या स्कोप है इसका? सबसे पहले एकेडमिक्स। एकेडमिक्स यानी कि मैं नोट से पढ़ के आपको समझा देता हूँ। इट इज इंट्रोड्यूस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन क्रिएटिंग अ हाई डिमांड फॉर टीचर्स, रिसर्चर एंड एक्सपर्ट्स इन स्कूल्स। इसका मतलब क्या है? स्कूल और कॉलेज लेवल पर आपको टीचिंग और रिसर्च के लिए सब्जेक्ट की बहुत डिमांड है, मतलब ईवीएस सब्जेक्ट की बहुत डिमांड है। एंड ये सिर्फ स्कूल तक ही, एकेडमिक्स तक ही सीमित नहीं है। एनवायरमेंटल साइंस आपका स्कूल्स और कॉलेज तक ही सीमित नहीं है, आपका इससे भी आगे है, जो कि अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपकी बड़ी बड़ी कंपनी में भी आपकी हेल्प करता है। अच्छा, वो हम समझेंगे इंडस्ट्रीज। देखो, कंपनीज आर एनवायरमेंटल इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट टू मैनेज वेस्ट एंड इंश्योर देयर टेक्नोलॉजीज डू नॉट हार्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज को एनवायरमेंटल इंजीनियर्स चाहिए होते हैं और एक्सपर्ट्स की जरूरत है, ताकि वो पॉल्यूशन को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके। पॉल्यूशन को क्या कर सके? कंट्रोल कर सके, है ना। ईवीएस एक्सपर्ट चाहिए होते हैं। कैसे चाहिए होते हैं? ईवीएस एक्सपर्ट चाहिए होते हैं इंडस्ट्रीज को, मतलब कंपनीज को, है ना। ये क्या लिखा है? मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज। उसमें क्या लिखा हुआ है कि अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट विद इन गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनईपी, आईपीसीसी, रामसर। देखो, अब ना कुछ रामसर साइट्स होती है ना, जिसके बारे में तुम आई थिंक अगले उसमें पढ़ोगे, अगली यूनिट, मतलब कहने का मतलब अगले सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर में हो सकता है, ठीक है। रामसर साइट्स होती है एंड आपकी बहुत सारी इकोनॉमिक एजेंसीज होती है, जैसे यूएनईपी हो गई, है ना। ये सब हमारे इको एनवायरमेंट को साफ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए होती है। तो इसमें भी इकोनॉमिस्ट की जरूरत पड़ती है, इकोनॉमिस्ट कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की, ठीक है। तो तब भी आपका ईवीएस आपका स्कोप काम आता है, ठीक है। एंड उसके बाद है हमारा क्या? एनजीओस। इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन लाइक WWF इंडिया एंड द बॉम्बे न्यूट्रल हिस्ट्री सोसाइटी वर्क एक्सटेंसिवली और कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस। मतलब कि बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओ जैसे कि WWF या बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, है ना, मतलब पर्यावरण को सुरक्षा, कंजर्वेशन मतलब पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, के लिए काम करते हैं। मतलब कुछ एनजीओज ऐसे टाइप के जो कि पर्यावरण को संरक्षक, उसको कंजर्व करने के लिए काम करते हैं, पर्यावरण को सेफ रखने के लिए। अभी ग्रीन जर्नलिज्म क्या है? मतलब इसको तुम ऐसे समझ लो कि मीडिया में एनवायरमेंटल इश्यूज को उठाने के लिए आजकल ग्रीन जर्नलिज्म होता है। मतलब नॉर्मल जर्नलिज्म तो हमारे न्यूज चैनल वगैरह हो गए, ग्रीन जर्नलिज्म क्यों होते हैं? आपके मतलब हरियाली से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको उठाने के लिए। अच्छा, अब क्या इंपॉर्टेंस है ईवीएस की, एनवायरमेंटल साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले एनवायरमेंटल अवेयरनेस, मतलब ये लोगों को बताता है कैसे हमारी एक्टिविटीज, मतलब हम ऐसी क्या एक्टिविटीज करें जिससे पॉल्यूशन कम हो, है ना, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रोल आए, ऐसी क्या क्या चीजें करें, है ना, हमारे अर्थ को जिससे कम नुकसान हो, ठीक है। ईवीएस हमें ये बताता है। सस्टेनेबल लाइफ क्या हो जाता है? मतलब ये हमें सिखाता है कि कैसे रिसोर्सेज को आपको मतलब ऐसे इस्तेमाल करना है ताकि वो जल्दी खत्म ना हो। रिसोर्सेज किस टाइप की? वाटर, फूड, है ना, इस टाइप की रिसोर्सेज, जैसे फ्यूल वगैरह भी हो गए, हर चीज की, ये सब रिसोर्सेज है हमारी अर्थ की जो हमें अर्थ देता है। तो इसको हम कैसे यूज करें कि ताकि ये जल्दी खत्म ना हो, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल, ईवीएस हमें क्या सिखाता है? पॉल्यूशन कंट्रोल करना भी सिखाता है। अब कितने टाइप के पॉल्यूशन होते हैं? एयर, नॉइस, है ना, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, 4 टाइप के पॉल्यूशन हो गई हमारी, ठीक है। और एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन क्या होता है? हो जाता है ये कानूनी प्रावंधो, है ना, लीगल प्रोविजंस जो होती है ना, लीगल प्रोविजन के बारे में जानकारी देता है ताकि पर्यावरण कानूनी बचाया जा सके, मतलब कानूनी तौर पर भी पर्यावरण को बचाया जा सके, ठीक है।
हमने इसके स्कोप पढ़ लिया, इसके इंपॉर्टेंस पढ़ ली। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि क्या है। अब जो हमें पढ़ना है वो एक छोटा सा टॉपिक है, बस बोर्ड में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो विदाउट टाइम वेस्ट इसे भी पढ़ लेते हैं। कुछ पिलर्स है या फिर कुछ पेयर्स पेयर्स है ना हमारे धरती के, तो उन्हें पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें लिथोस्फेयर पढ़ना है। ठीक है, ये वो लेयर होती है जहाँ पे रॉक सॉइल क्रस्ट, अभी जब वहाँ पे हम खड़े हैं ना, वो हमारा लिथोस्फेयर है। ठीक है, तो ये हमारा क्रस्ट होता है, क्रस्ट में ही हमें रॉक सॉइल और मिनरल्स वगैरह सब मिलते हैं। ठीक है, रॉक भी यहीं पे है, सॉइल भी यहीं पे है, मिनरल्स भी हमें यहीं पे मिलता है, लोहा भी हमें यहीं से मिलता है। ठीक है, मेटल्स भी, है ना। उसके बाद हमारा माउंटेन्स और प्लेटियो और जो हमारी उबड़ खाबड़ जमीन है वो भी यहीं पे मिलते हैं, इसे हम थलमंडल कहते हैं हिंदी में, ध्यान रखेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काम होता है इरोजन का, और यहाँ पे कुछ वॉल्केनिक एरप्शंस भी होती है। इरोजन किसे कहते हैं, अच्छा सुनो मेरे भाई, जैसे यहाँ पे मिट्टी है, ठीक है, तो मिट्टी उड़ के आगे चली गई, मतलब एक जगह है, इस जगह से मिट्टी बहुत तेज आंधी तूफान आया और उड़ के आगे चली गई, बहुत दूर चली गई, ये भी तुम्हारा इरोजन हो जाएगा, इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ऐसे पत्थर का टूट के बिखर जाना, आगे जाना, ये भी तो आप मतलब जगह बदल लेना, दूर कहीं चले जाना, तो ये भी आपका इरोजन में आ जाता है। वॉल्केनिक इरेक्शन मतलब ज्वालामुखी में हलचल। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई, जलमंडल। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर में क्या होता है, सबसे पहले काम क्या होता है यहाँ पे, वाटर साइकिल का काम होता है हाइड्रोस्फेयर में। वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल आपको पता है, तो पहले पानी होता है, वो भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वो बादल बन जाता है, फिर वो बारिश बन के फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ठीक है, ओके। अच्छा, वाटर साइकिल। अब आइसबर्ग और ग्लेशियर ये भी हमारे हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है, जलमंडल का ही पार्ट है। आइसबर्ग यानी कि जो आइसबर्ग और ग्लेशियर यानी कि जो अंटार्कटिका वगैरह में सब हर जगह बर्फ बर्फ बन के, है ना, बर्फ बन रखा, जम बर्फ से जम रखे वो सारी जगह, वही आइसबर्ग है वहां पे। ठीक है, आइसबर्ग्स है बहुत सारे। वाटर, पानी भी यहीं पे आ जाता है, वाटर वेपर, पानी का भाप भी यहीं पे आ जाता है, हमारा हाइड्रोस्फीयर में काउंट होता है। ठीक है, 3% जो फ्रेश वाटर है जिसमें से 2% आइस के फॉर्म में है, वो भी हमारा हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है। एटमॉस्फेयर की बात करेंगे मेरे भाई। एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, एन आउटर लेयर ऑफ अर्थ मिक्स। अच्छा देखो, हमारे अर्थ की बाहर बाहर की जो लेयर है, ठीक है, जो कि बहुत सारे गैस के मिश्रणों से बनी हुई है, वो हमारा एटमॉस्फेयर यानी कि मेरे भाई वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, ओके। इसमें किस कौन कौन सी गैस है, सबसे ज्यादा 78.8% नाइट्रोजन गैस है हमारे एटमॉस्फेयर कह लो, हमारे धरती पे कह लो, सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, 20.94% ऑक्सीजन है, और बाकी जो बचा वो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, एटमॉस्फेयर के भी 4 पार्ट्स होते हैं, 4 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो रखा है, जिन्हें अभी हम पढ़ते हैं उन पे चलते हैं। एक बार बायोस्फीयर को खत्म कर लेते हैं, जीव मंडल, ये वो है जहां जहां में हमारी बात हो रही है। ठीक है, ओवरलैपिंग जीव मंडल, बायोस्फीयर कौन सा होता है, जहां पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का मिलन होता है, जहां पे मिलती है ये जगह, वो जगह कौन सी है, बायोस्फीयर, जहां पे अभी हम लोगों की बात हो रही है। ओवरलैपिंग रीजन, अच्छा यहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक साथ में रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, मतलब हाँ जी, तो बायोटिक और अबायोटिक साथ में रहते हैं, कहने का मतलब है कि इंसान, ठीक है, और पेड़ पौधे, है ना, और जानवर, है ना, ये पता नहीं क्या है जानवर गलत बना दे, कोई भी जानवर, इंसेक्ट, ये सब क्या है हमारे बायोटिक, जैविक है। हिंदी में बोले तो जैविक, और अबायोटिक को कहेंगे अजैविक, याद रखेंगे। ठीक है, जैविक और अजैविक एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के काम भी आते हैं। एक दूसरे के काम मतलब, जैसे हम इंसान हैं, तो हम एक ऑक्सीजन लेते हैं तभी हम जिंदा रह पाते हैं, तो वो अजैविक है, अबायोटिक है ना, उसमें जान नहीं है, फिर भी वो हमारे काम आ रहा है ना, तो दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अच्छा, अब एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हमारी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। देखो, ट्रोपोस्फेयर कौन सी होती है, ये धरती के ऊपर 10 से 12 किलोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, धरती से 10 किलोमीटर ऊपर, 10 से 12 के बीच में सारी क्या है आपकी, ट्रोपोस्फेयर है। और हम इसी लेयर में क्या लेते हैं भाई, ब्रेथ करते हैं, एक्सेल इनर करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, याद रहेगा मेरे भाई, सांस भी इसी लेयर में ली जाती है। एंड मौसम में बदलाव, ठीक है, ठीक है, मौसम में बदलाव जैसे कि आपका मानसून आ गया, है ना, आपका तो आंधी आ गया, तूफान आ गया, गर्मी सर्दी, सब आपका ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ठीक है, ओके। अब आती है स्ट्रेटोस्फेयर, ये धरती के, जैसे कि 12 किलोमीटर तक तो आपकी क्या थी, ट्रोपोस्फेयर, 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगी। हवाई जहाज भी आपके स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं। दूसरी चीज, ये आपकी ओजोन वाली परत भी है, कौन सी मेरे भाई, ओजोन लेयर वाली परत भी स्ट्रेटोस्फेयर ही है, ध्यान रखेंगे मेरे भाई। हाँ, ठीक है, ओजोन लेयर वाली परत। ओके, अब बारी आती है, अच्छा इसमें और कुछ तो नहीं है बताने के लिए, बट चेक कर लेता हूँ। सपोज में ये मैंने बता दी, एयरप्लेन्स भी इसी में उड़ते हैं, ओजोन लेयर की है। ठीक है, चलो, ओके। मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर देखेंगे,
ये 50, अब ये 50, 12 से 50 किलोमीटर तक सारी क्या स्ट्रेटोस्फेयर। अब 50 किलोमीटर के ऊपर और 85 किलोमीटर तक आपकी क्या होगी, मेसोस्फेयर होगी। ठीक है। जब अंतरिक्ष स्पेस से बड़े पत्थर या मीटियोर्स धरती की तरफ आते हैं तो वो किसी लेयर में आकर रगड़ फ्रिक्शन की वजह से जल जाते हैं। आते हैं ना, जब ऊपर से कुछ आता है तो वो कहीं पे आके जल जाते हैं, तो वो मेसोस्फेयर है। मेसोस्फेयर में आके धरती के बाहर से आने वाली चीजें जल जाती है। ठीक ठीक है। ये एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर मानी जाती है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर मानी जाती है ना। थर्मोस्फेयर, इस अब क्या है, थर्मोस्फेयर। ये 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक है ये मेरे भाई। कितनी, 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक ये जगह है। ठीक है। यहाँ टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। ओके। इसी लेयर में लोनोस्फेयर होता है जो रेडियो वेव्स को वापस धरती पर भेजता है, जिससे हम टीवी और मोबाइल चला पाते हैं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी इसी के आसपास होता है, थर्मोस्फेयर के आसपास। ये लगभग स्पेस हो जाता है आपका मेरे भाई। ठीक है। एक बार ये भी चेक कर लेना, थर्मोस्फेयर पे हाईएस्ट टेम्परेचर कितने का होता है, एक बार चेक कर लेना, है ना। हाँ जी। तो क्या रह जाता है, थर्मोस्फेयर में ही सारी यूवी रेस मोस्टली आके जमा होती है ना। कहने का मतलब है इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, मैंने ये टॉपिक भी जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी कराया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमें अपना अगला जो टॉपिक करना है वो करना है 10% लॉ या फिर पिरामिड ऑफ एनर्जी। इसे हम 10% नियम या फिर ऊर्जा पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का पिरामिड ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहले ऐसा रहता है कि देखो, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जिन्हें इनमें हरे पौधे आ जाते हैं, जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हेटेरोट्रॉप्स, प्राइमरी कंज्यूमर। जो हरे पौधे खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, जैसे कि हमारे बकरी है ना, भेड़ बकरी है सब। सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि इनको खा जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाते हैं, वो तुम्हारे सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं जो मांस खाते हैं। ठीक है। अब अच्छा, इनमें कीड़े भी आ जाते हैं कुछ जो फसलों को खाते हैं। ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर सबसे ऊपर, जिन्हें कोई नहीं खा सकता पर ये सबको खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं ये। ठीक है। चलो, ये तो समझ लिया। बट हमारा 10% लॉ क्या है, 10% लॉ ऊर्जा का लॉ है कि अगर हम, जैसे हमने कुछ खाया तो हमें कितना, हमने जो खाया उसका कितना प्रतिशत ऊर्जा मिलेगा। देखो, मान के चल लो कि इस पे 10,000 कैलोरीज है। ठीक है, 10,000 कैलोरीज है। हर्बी वर्ड्स में मिटा रहा हूँ, ये शाकाहारी था। हर्बी वर्ड्स का मतलब ये शाकाहारी होते हैं। ठीक है। सबसे पहले समझ लो कि मेरे पास 10,000 कैलोरीज है। ठीक है। अब कोई पेड़ पत्ते हैं तो उसमें 10,000 कैलोरीज है। ठीक है। ये पेड़ है ना। ये कोई मतलब पौधा है और ये घास है यहाँ पे। इसको कोई भेड़ खाती है। ठीक है। इसको कोई भेड़ खाती है, चल जाती है। तो मान के चलो इसके अंदर 10,000 कैलोरीज थे। तो अब वो भेड़ ने इसे खाया, तो जब इसको खा लेगी तो उस भेड़ को उसकी कितनी एनर्जी मिलेगी, तो उस भेड़ को इसकी 10% एनर्जी मिलेगी। यानी कितनी एनर्जी इसकी, 10% कितनी है इसकी, 10%। 10,000 का 10% कितना होता है मेरे भाई, 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 होगा। तो इससे ऊपर कितना जाएगा भाई, 1,000 जाएगा। ठीक है। अब देखो, प्रोड्यूसर को मिले थे 10,000 कैलोरी। प्राइमरी कंज्यूमर ने जब प्रोड्यूसर को खाया तो उसको कितनी मिली, 1,000 कैलोरीज। ठीक है। अब जब कोई सेकेंडरी कंज्यूमर इसको खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर इसको खा जाएगा, तो उसको इसकी कितनी एनर्जी मिलेगी, तो इसकी भी 10% मिलेगी। 1,000 का 10% 100। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, 1,000 का 10% 100। ठीक है। चलो, और अब कोई टर्शरी कंज्यूमर इसको खाएगा, अब कोई टर्शरी कंज्यूमर इसको खा जाएगा, तो अब इसको, इसकी कितनी एनर्जी मिलेगी, 10% बस। तो इसलिए जो आपकी फूड चेन बनती है ना, फूड चेन, वो भी इससे ज्यादा नहीं बन पाती। चलो मैं समझा देता हूँ एक बार। अब मान के चलो पेड़ पौधे थे, इसमें 10,000 कैलोरी थी। अब उसको कोई बकरी आके खाती है, उसको कोई बकरी आके खाती है। बकरी ने खाया 10,000 कैलोरी में से, उसके पास सिर्फ उसका 10% जाएगा। कितना जाएगा, 10%। तो 10% जब जाएगा तो 10,000 कैलोरी का 10% कितना गया, उस पर 1,000 गया। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। अब उस बकरी को मान के चलो एक लोमड़ी ने खा लिया, फॉक्स ने खा लिया। फॉक्स ने उस बकरी को खाया। ठीक है। तो अब उस बकरी के 1,000 कैलोरी थी उसके पास। अब उस 1,000 कैलोरी में से फॉक्स के पास उसमें से कितनी एनर्जी जाएगी, सिर्फ उसका 10%। तो उसका 10% कितनी, 100। फॉक्स पे आ गई 100। अब मान के चलो चीता या टाइगर है, लेपर्ड है, कोई भी है इन तीनों इनमें से, उसने उस फॉक्स को खा लिया, तो उस फॉक्स पे अब इसका इसका भी 10% जाएगा। तो इसका 10% कितना होगा, 10 कैलोरीज। ठीक है, 10 कैलोरीज। तो ऐसे करके अपनी एनर्जी का 10% ट्रांसफर करता है। ठीक है। 10% लॉ का नियम ये कहता है कि जब आप किसी को खाते हो तो उसके अंदर जितनी भी एनर्जी थी,
तो उसका सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर होता है। अब आपके पास अगर बाय चांस एक क्वेश्चन आ जाए, मान के चलो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक घास है और इस घास में मान के चलो 1000 कैलोरीज है, ठीक है, 1000 कैलोरीज है, ठीक है। अगर कोई कोई इंसान तो नहीं, मान के चलो कोई भेड़, शीप, ठीक है, कोई शीप है ना, वो ये इसको खा जाता है, वो इसको खा जाता है, तो उसके पास कितनी एनर्जी जाएगी इस 1000 कैलोरीज की? तो भाई इसका 10% ही जाएगा, ये ध्यान रखना। इसका 10% यानी सिर्फ 100 कैलोरी जाएगी, ठीक है, याद रखना। चलो इतना क्लियर। अच्छा चलो मैं इसी के साथ साथ एक टॉपिक और करवा देता हूँ, फूड चेन और फूड वेब, ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, ये सब तो आपको समझ आ गया। फूड चेन और फूड वेब भी मैं यहीं पे करवा देता हूँ आपको साथ के साथ, ताकि मुझे अलग से लिख कर दोबारा टाइम वेस्ट ना करवाना पड़े, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं फूड चेन क्या होता है। फूड चेन, ठीक है, मान के चलो ये सबसे पहले आपका ग्रास है, क्या है, ग्रास। ग्रास को खाया एक काऊ ने, काऊ को खाया एक, किसने खाया काऊ को? काऊ को खाया एक लायन ने, एंड दिस इज द फूड चेन, ठीक है। यही आपका एक फूड चेन है, मतलब श्रृंखला में आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। देखो सबसे पहले ग्रास ने खाया, ग्रास को खाया काऊ ने, काऊ को खाया लायन ने, ये आपका एक फूड चेन बन गया, ठीक है। अब मान के चलो सबसे पहले प्लांट था कोई, उस प्लांट को खाया एक गोट ने। अच्छा ऐसे नहीं, थोड़ा सा छोटा लेते, ग्रास हॉपर ने खाया, किसने खाया? ग्रास हॉपर ने, ठीक है। ग्रास हॉपर ने यानी टिड्डा जिन्हें हम कहते हैं, कोई पौधा था, पौधे को टिड्डे ने खाया, उस टिड्डे को एक बर्ड ने खा लिया, ठीक है ना। उस टिड्डे को एक बर्ड ने खा लिया, उस बर्ड को एक फॉक्स ने खा लिया, ठीक है, उस फॉक्स को एक लायन ने खा लिया, लास्ट। बस, एक दो तीन चार पांच, हद से चार, तीन से चार, इससे ज्यादा एक फूड चेन में नहीं आते। ये एक फूड चेन है, लेकिन देखो ये तो हो गया आपका फूड चेन, ठीक है। जब आप एक, इसे अभी समझाऊंगा मैं, ठीक है। अब सुनो, अब देखो ये प्लांट था, लेकिन इस प्लांट को तो एक मतलब गोट भी खा सकती थी, है ना, एक बकरी भी खा सकती थी, ठीक है। इस बकरी को तो क्या बोलते हैं, इस बकरी को तो कोई लेपर्ड भी खा सकता था, इस गोट को कोई लायन भी खा सकता था, इस गोट को कोई टाइगर भी खा सकता था। इस प्लांट को जरूरी है कि कोई ग्रास पर या गोट खाए, इसको तो काऊ भी खा सकती थी, और इस काऊ को ये वाला लायन भी खा सकता था, है ना। और इस बर्ड को एक ईगल, जो कि क्या है, एक बर्ड है, वो भी खा सकती थी, है ना। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। जब बहुत सारी फूड चेन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं फूड वेब। क्या आपको समझ आया? ठीक है, आपको समझ आया। मतलब फूड चेन दर्शाता है कि एनर्जी कैसे आगे आगे जा रही है। आपको समझ आ रहा है ना भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। एनर्जी एक सीक्वेंस से आगे कैसे जाती है, और फूड चेन हमेशा किससे स्टार्ट होता है? हरे पौधे से शुरू होता है, क्योंकि हरे पौधे ही सबसे पहले एनर्जी का सोर्स होती है। इन दुनिया में किसी को भी एनर्जी मिल रही है, वो हरे पौधे से ही मिल रही है ना। किसी को भी, चाहे आप किसी को भी ले लो, आप बोलोगे कि लायन को हरे पौधे से मिल रहे हैं, मैं कहता हूँ हाँ, पर आप बोलोगे लायन तो कभी घास खाता ही नहीं है। अरे भाई, लायन ने काऊ को तो खाया, और काऊ क्या खाता है? काऊ प्लांट खाता है ना। काऊ को प्लांट से एनर्जी मिली और लायन को काऊ से एनर्जी मिली। समझ आया आपको? चलो। अच्छा, आप बोलोगे प्लांट को कहां से एनर्जी मिलती है सर? तो भाई प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है ना भाई, तो फोटोसिंथेसिस, और प्लांट को कौन एनर्जी देगा? फिर इस हिसाब से सन देगा एनर्जी। तो सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन अर्थ। एंड फिर खाने में सबसे ज्यादा सबको एनर्जी कौन देता है? हमारा प्लांट एनर्जी देता है सबको, ठीक है, ध्यान रहेगा। फूड चेन समझ आया? एक सीक्वेंस वाइज से हमारी एनर्जी कैसे, एनर्जी का फ्लो कैसे आगे जाता है, वो आपका फूड चेन है। लेकिन जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरसेक्ट करती है, वो हमारा फूड वेब हो जाएगा, ठीक है। इतना सा डाउट आपको क्लियर आया? अच्छा, इस फूड चेन को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, तो अगर हम कर सकते हैं तो क्या क्या ऐसे हो जाएगा? अच्छा देखो, इस ग्रास ओपर को एक बर्ड की जगह एक स्नेक भी खा सकता है ना। इस ग्रास ओपर को एक फ्रॉग भी खा सकता है, इस फ्रॉग को कोई स्नेक भी खा सकता है ना। ऐसे करके देखो ये आपस में इंटरसेक्ट होता जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यही आपका फूड वेब हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मतलब मेरा मन नहीं था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, ये इकोसिस्टम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बिकॉज ये नॉर्मल सी बात है, सबको पता रहती है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो जस्ट अपना 12th के इको के एंड में पढ़ा होगा, ठीक है, 12th इकोनॉमिक्स के एंड में। चलिए इकोसिस्टम समझ लेते हैं। इकोसिस्टम इसे हम बोलते हैं जहां पे बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक साथ मिलकर रहते हैं,
ठीक है, यानी अबायोटिक को हम जैविक, वो बायोटिक को हम जैविक कहते हैं, अबायोटिक को हम अजैविक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये अजैविक जैविक होता क्या है? बायोटिक मतलब जो जिंदा हो, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, है ना, इंसेक्ट्स हो गए, ये सब क्या है आपके बायोटिक है। और अबायोटिक यानी कि पानी, मिट्टी, है ना, खाना। अच्छा, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, एंड आपका और भी टाइप की चीजें हो गए, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हवा हो गया, है ना, ये सब क्या आपके अबायोटिक है। अब ऐसी जगह जहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक मिलकर रहते हैं, वो जगह आपकी को क्या हो जाती है? इकोसिस्टम। हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है इकोसिस्टम को क्या कहते हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। हाँ, माइक मेरा ऑन है, नहीं तो क्या होता है कि माइक ऑफ हो जाता है चार्ज की वजह से, मैं बोलता जाता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक है, बायोटिक अबायोटिक समझ आ गया। अब इकोसिस्टम भी कई टाइप्स का हो सकता है। एक हो सकता है आपका आर्टिफिशियल, जिसे हम मैनमेड भी कहते हैं, जो कि इंसानों द्वारा बनाया हुआ होता है। और एक होता है आपका नेचुरल। नेचुरल इकोसिस्टम जैसे कोई भी आपका गांव हो गया, ठीक है, कोई भी आपका पहाड़ हो गया, है ना, पहाड़ में लोग रहते हैं। अच्छा, और भी किसी कई टाइप के इकोसिस्टम हो गए, जैसे कि जंगल हो गया। नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है फालतू में। और जंगल हो गया, और कोई भी समुंदर हो गया, है ना, समुंदर हो गया, तालाब हो गया, है ना, पॉन्ड, लेक, ये सब हो गया, ओशन है ना, ये सब आपके नेचुरल में आ गए। अब और आर्टिफिशियल में कौन से आते हैं? आर्टिफिशियल में जैसे एक्वेरियम हो गया, एक्वेरियम ह्यूमन मैन मेड, जैसे लोग अपने घर पे भी लगा लेते हैं बड़ा सा एक्वेरियम, उसमें मछली डालते हैं, पानी डालते हैं, तो उसमें देखो अंदर ही इकोसिस्टम बन रहा है, जहां पे मछलियां भी है, पानी भी है, मछलियों को खाना भी, दाना डाला जा रहा है, बट वो सारा आर्टिफिशियल है ना। अंदर पौधे भी होंगे बट वो आर्टिफिशियल है। पानी अब देखो, अब तुम बोलोगे भैया पौधे तो आर्टिफिशियल है, तो उसमें हम बायोटिक और अबायोटिक कौन कौन है? तो देखो, बायोटिक तो मछली है, अबायोटिक उसमें पानी हो गया, तो उसमें रह रही है मछली। ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक वहां पे भी मिलकर रह रही है, वो भी एक छोटा सा इकोसिस्टम होगा। अब ना कई बार आपके पीछे पिछले साल के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया था, पॉन्ड इकोसिस्टम एंड आपकी दो दो तरह की इकोसिस्टम थी, जिसमें डिफरेंस पूछ लिया था, है ना, जिसमें आपका पूछा हुआ है कि पॉन्ड इकोसिस्टम और ओशन इकोसिस्टम में क्या फर्क है। तो यार तुम्हें भी पता है, पॉन्ड में ज्यादा चीजें नहीं होगी, ओशन एक बड़ा इकोसिस्टम होगा, जहां पे ज्यादा मात्रा में पानी और ऑक्सीजन होगा, और उसके अंदर आपके ज्यादा मात्रा में ज्यादा बड़ी मिट्टी होगी, ज्यादा बड़ी जगह होगी, और वहां पे ज्यादा टाइप की मछलियां होगी, है ना। मछलियों के साथ साथ और भी तरीके के जानवर पाए जा सकते हैं। तो आप खुद की तरफ से लिख सकते हो इसमें बहुत कुछ, एक बार तुम पढ़ लेना खुद से। अबायोटिक के अंदर जैसे पॉन्ड और उसमें ओशन का दे रखा था, है ना। पॉन्ड तो बहुत छोटा होता है यार। और नेचुरल मैंने दो बता दिया आपको, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल में मैंने एक्वेरियम बता दिया, ठीक है। कोई हाईटेक शहर बन गया, वो भी तुम्हारा आर्टिफिशियल में आ जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि रिसोर्सिस का, संसाधनों का इस प्रकार से यूज करो जिससे वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे, उनके लिए भाई कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर जनरेशन यानी आगे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आज का सामान बचना चाहिए। रिसोर्सेज यानी कि वाटर, फूड एंड फ्यूल्स, इनको इस तरीके से इस्तेमाल करो कि आगे आने वाली पीढ़ी आपकी क्या होए, आपके आगे आने वाली पीढ़ी भी इस आराम से इन चीजों का यूज कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि आप उन चीजों को, रिसोर्सेज को आप अभी तो यूज करो एंड डेवलपमेंट भी करो, बट इस तरीके से करो कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उस चीज का इस्तेमाल कर सके। ज्यादा वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, सब कुछ एक अच्छे तरीके से, एक तरीके से, मतलब एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए यूज, एक प्लान्ड तरीके से, है ना। ऐसा नहीं कि जितना मर्जी फ्यूल वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, उस बीच तुम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी एक बार पढ़ लेना, बस एक बार गूगल पे चेक करके पढ़ लेना, क्योंकि वो भी आ सकता है। मैं बताने का तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी और लंबी हो जाए। हाँ जी, तो अब हम लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन पढ़ेंगे। लैंड डिग्रेडेशन यानी कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति खत्म होना। ठीक है, कैसे? मतलब मिट्टी की बंजर जमीन कैसे हो जाती है, देखो। सबसे पहले लैंड डिग्रेडेशन मतलब इंसानी गतिविधियों की वजह से, इन कुदरती कारणों से जमीन की क्वालिटी इतनी गिर जाना कि वहां पे वेजिटेशन पॉसिबल ना हो पाए। क्या वेजिटेशन? खेती बाड़ी मेरे भाई। वेजिटेशन छोड़ो यार, वेजिटेशन पॉसिबल ना हो पाए तो ये किन वजह से हो सकता है? ये आपको क्या लगता है किन वजह से होता होगा? सबसे पहला इसका रीजन है डिफॉरेस्टेशन। क्या भाई? डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। डिफॉरेस्टेशन यानी ज्यादा पेड़ों की कटाई की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होती है। क्यों होती है वो हम सॉइल इरोजन में समझेंगे कि ज्यादा पेड़ों की कटाई की वजह से लैंड डिग्रेडेशन क्यों होती है। ओवर ग्रेजिंग। क्या मेरे भाई? ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा चरवाना। मतलब कि लोग मैदानों में लाते हैं अपनी गाय,
या फिर गाय भैंस भेड़ बकरी इन सबको चरवाने। बट उससे दिक्कत क्या होती है, ज्यादा चरवाने से उपजाऊ शक्ति है ना, फर्टिलिटी, लैंड की क्या फर्टिलिटी, उपजाऊ उपजाऊ शक्ति को क्या कहते हैं, फर्टिलिटी क्या होती है, स्पॉइल होती है, खराब होती है भाई, फर्टिलिटी खराब हो जाती है ओवर ग्रेजिंग की वजह से, इसलिए लैंड डिग्रेडेशन वहां भी हो जाता है मेरे भाई। नील की खेती, नील की खेती, नील है ना, नील यानी कि नील हिंदी में, और इंग्लिश में इंडिगो, इंडिगो हाँ, इंडिगो की खेती है ना। इंडिगो की खेती से भी लैंड में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि फिर 4-5 साल के लिए जमीन छोड़नी पड़ जाती है, खराब हो जाता है। ओवर यूज ऑफ, ओवर यूज ऑफ या फिर एक्सीज यूज ऑफ है ना, एक्सीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का क्या, ओवर यूज, ज्यादा यूज करने से, जब आप फर्टिलाइजर ज्यादा गिर देते हो उस खेतों की जमीन पे, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज कर देते हो है ना, तो क्या हो जाता है, हमारा लैंड खराब हो जाता है, उससे भी लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, खेती गलत तरीके से कर देना या फिर जरूरत है ना, मतलब बहुत सारी, ठीक है, कुछ कुदरती कारण, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा बहुत तेज बारिश आ जाने पर, या फिर बहुत तेज हवा। अच्छा, अब सॉइल इरोजन क्या होता है, देखो, ये जो तेज हवा और तेज बारिश है वो मैं लैंड डिग्रेडेशन से नहीं, सॉइल इरोजन से बता रहा हूँ। देखो, मान के चलो यहाँ पे कोई जमीन है, यहाँ पे कोई जमीन है, एंड अब यहाँ पे कोई जमीन है, और क्या हुआ कि बहुत सारा पानी आया, एकदम से बाढ़ आई, और यहाँ की मिट्टी, यहाँ की अच्छी मिट्टी उठा करके बाढ़ का पानी अपने साथ आगे बह के ले गया है ना, आगे बह के ले गया। ओके, अब वो ले गया, अब उसकी जो अच्छी मिट्टी थी वो तो बाढ़ का पानी ले गया, अब गंदी मिट्टी बाहर कहीं और से लाके यहाँ छोड़ दी, तो अब इसकी फर्टिलिटी क्या हो गई, फर्टिलिटी क्या हो गई, उपजाऊ शक्ति क्या हो गई, खराब। कैसी हो गई मेरे भाई, खराब। ठीक है, ये तो ये जो प्रोसेस हुआ ना भाई, कि मिट्टी पानी के बहाव से आगे चली गई, ये क्या हो जाता है, आपका सॉइल इरोजन हो जाता है, जो कि मैं एक हल्का फुल्का पहले भी बता चुका हूं। लेकिन अब मान के चलो कि बहुत तेज यहाँ पे मिट्टी है, बहुत तेज आंधी तूफान आया, बहुत तेज क्या हुआ, आंधी तूफान आया, बहुत तेज आंधी तूफान है, और इसकी वजह से भी बहुत सारी मिट्टी आगे चली गई, और कहीं और दूर जगह की मिट्टी जो कि बेकार मिट्टी थी वो इसके ऊपर आके टिक गई। हवा तो पीछे से आ रही होगी, तो ये भी अपने साथ मिट्टी लाएगी ना भाई, तो वो मिट्टी यहाँ छोड़ गई, तो इससे भी क्या हो गया भाई, फर्टिलिटी क्या हो गई, फिर से क्या हो गई, खराब हो गई। समझ आया। लेकिन अब मान के चलो कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है। अब क्या हुआ, जब हवा आई ना, हवा, हवा आई, अब हवा आई है ना, अब हवा आ रही है, तो लेकिन अब जो है ना, ये मिट्टी ज्यादा दूर नहीं जा रही है, कहते हैं कि भाई यहाँ से मैं आगे जाती हूँ और मैं पेड़ पे टकरा के यहीं रुक जा रही हूँ, आगे जा रही हूँ, बहुत सारे पेड़ होते हैं भाई, इतने कम पेड़ तो होंगे नहीं, बहुत सारे पेड़ होते हैं। ठीक है, कभी तुमने देखा होगा कि खेतों के ना लाइनिंग में ऐसे लंबे लंबे पेड़ खड़े कर देते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ऐसे उससे भी ज्यादा बहुत सारे पेड़ है, और वो मिट्टी यहीं पे टकरा के यहीं पे गिर जा रही है, यहीं पे टकरा के यहीं पे गिर जा रही है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सॉइल इरोजन रुक गया, मतलब सॉइल इरोजन होना था, आंधी की हवा आ रही है, लेकिन अब मिट्टी को दूर नहीं लेके जा पा रही, यहीं पे वो मिट्टी रुक जा रही है, तो सॉइल इरोजन रुक गया। लेकिन अब क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन हो गया, मतलब पेड़ कट गए, अब ये सारे पेड़ किसी ने काट दिए, तो अब भाई ये मिट्टी ना उड़ के और चली जाएगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी, लैंड फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे कहाँ पे डिफॉरेस्टेशन सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था। ठीक है मेरे भाई, ये वैसे छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, इनसे छोटे मोटे वन वर्ड मतलब जो आते हैं ना, कि पॉइंट, इनके ऊपर पॉइंट लिख दो, डिफरेंस में पॉइंट लिख दो, उनमें आपका आंसर आता, क्वेश्चन आता है इनका, और कम आता है। लेकिन ये कुछ पॉइंट ऐसे जरूरी है कि जिनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो लैंड डिग्रेडेशन मैंने आपको बता दिया, सस्टेनेबिलिटी बता दिया आपको। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन है या पॉल्यूशन से क्वेश्चन है मेरे भाई, वो तो प्लीज आप खुद कर सकते हो ना यार, कि वेस्ट मैनेज क्यों करना चाहिए, सॉलिड वेस्ट क्यों मैनेज करना चाहिए, ये छोटे मोटे क्वेश्चन कर सकते हो। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल बता दिया, ओजोन की मैं वीडियो इसके आगे लगा दूंगा, है ना। ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग आपके इस सेमेस्टर में आता नहीं है, बट अगर आपको चाहिए होगा तो बता देना, मैं जरूर कमेंट कर देना कि ग्लोबल वार्मिंग पे भी ला दो, पर चाहिए नहीं, आपको जरूरत नहीं है, मैं इतनी बात बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ग्लोबल वार्मिंग आ जाए तो मैं बार बार से बता दे रहा हूँ अभी, कि धरती में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने की वजह से हीटनेस बढ़ जाना, गर्मी बढ़ जाना, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाना। ठीक है, आसान शब्दों में। और इसके बढ़ते, इसके कारण क्या है, इसके कारण एक तो ओवर पॉपुलेशन हो जाता है, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। एंड कुछ कारण और, कि बढ़ता यूज, किस चीज का बढ़ता यूज मेरे भाई, ऐसी चीजें जो कि CO2 ज्यादा प्रोड्यूस करती हो, CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ठीक है, वैसे तो ये आपके पॉइंट में है नहीं, ये नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा गारंटीड, एक पॉइंट इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो जितना हो सकता था मैंने बताया, अब मैं इसके आगे ओजोन वाली एक वीडियो लगा दे रहा हूँ,
वो भी देख लो तुम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हमें पढ़ना है ओजोन लेयर डिप्लीशन, मतलब कि ओजोन परत कैसे फट रही है, ठीक है। चलो वो तो हम पढ़ लेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, लेकिन देखो सबसे पहले समझ लेते हैं ओजोन लेयर है क्या, ठीक है। तो ये 3 एटम से बना हुआ है, O प्लस O प्लस O, मतलब ये ऑक्सीजन का ही एक तरीके से रूप है देखा जाए तो, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो O2 होता है और ये क्या है O3 है। O प्लस O एक्चुअली होता क्या है, अच्छा अभी बताऊंगा, पहले बता देता हूँ। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ओजोन क्या करता है, एक ये प्रोटेक्टिव लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर पे प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है, जो कि हमारे अभी अभी जहां हम खड़े हैं जमीन, उससे 20 से 50 किलोमीटर ऊपर फॉर्म करता है वो, ठीक है। इट इज हाईली पॉइजनस, और ये ओजोन लेयर कैसी होती है, बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस होती है, क्योंकि इसमें और भी गैस मिली हुई होती है, बट ये हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंस क्या है ओजोन लेयर की, ये एक शील्ड की तरह एक्ट करता है, जो कि सन्स की हार्मफुल यूवी रेस को, यूवी रेस यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस को उससे प्रोटेक्ट करता है, इसलिए हमें ऐसा शील्ड एक्ट करता है। और ये यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करके, प्रिवेंट करके, यूवी रेस को रोक कर क्या करता है, मतलब अर्थ यूवी रेस को अर्थ की सरफेस तक रोकने से पहुंचकर ये जितने भी जीव जंतु है धरती पे उन सबको प्रोटेक्ट कर रहा है। और प्लस में जो हम खेती कर पा रहे हैं, वेजिटेशन कर पा रहे हैं, उसमें भी ये हेल्प कर रहा है, क्योंकि अगर वो आ गए ना, अगर यूवी रेस धरती तक पहुंच गई तो क्या होगा कि हमें कैंसर, स्किन कैंसर टाइप, वो जो कि हम पढ़ेंगे कि इनसे क्या कॉज है, कई टाइप की बीमारियां हो जाती है और हमारे फसलें भी खराब हो जाते हैं। दूसरी चीज, ओजोन लेयर कैसे बनता है, एक्चुअली जो सन है ना, सन की यूवी रेस है ना, ये यूवी लिख रहा हूं मैं, यूवी रेस ऑक्सीजन O2 पे पड़ती है, O2 पे पड़ती है ना, और O2 पे पड़ने के बाद इसे O और O में तोड़ देती है, और ये एक और ऑक्सीजन को अपने पास बांध लेता है, और फिर ये क्या बन जाता है, O3 बन जाता है, और ये फिर ओजोन बन जाता है, और ऐसे ही कर करके पूरी अर्थ की लेयर के ऊपर ओजोन की परत बन जाती है, अर्थ की एटमॉस्फेयर के ऊपर ओजोन की परत बन जाती है, ठीक है। हमने ओजोन पढ़ लिया क्या होता है, हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली, अब हम इसके ये पढ़ेंगे कि ओजोन ना होए तो दिक्कत क्या है और ये फट कैसे रहा है, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है कॉजेज ऑफ डिप्लीशन, यानी क्यों होता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इसका, सबसे ज़रूरी जो है वो है सीएफसी का यूज़। सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जो कि कूलिंग सब्सटेंसेस में यूज़ होते थे, ठीक है। किस में यूज होते थे कूलिंग सब्सटेंसेस में, याद रखेंगे, है ना, जैसे रेफ्रिजरेटर और एसी, ओके। अच्छा और क्या लिखा हुआ है, केमिकल लाइक ब्रोमाइन, हेलोकार्बन्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स, है ना, इस इससे। और यहाँ पे और क्या लिखा है, फ्रॉम फर्टिलाइजर्स ऑल्सो अटैक द ओजोन लेयर, कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी ओजोन लेयर पर अटैक करते हैं। 1980 पे इसे अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया कि ओजोन लेयर फट रहा है, 1980 में पहली बार देखा गया था, है ना, समझ आया। अब इफेक्ट क्या हुआ ओजोन लेयर से, क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ, हम ह्यूमंस को स्किन कैंसर या फिर कैटरेक्ट जैसी मोतियाबिंद जिसे कहते हैं उस टाइप की बीमारी हो जाती है। एनवायरनमेंट पे क्या, इट डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स, है ना, क्रॉप्स और प्लांटेशन विच डिस्टर्ब द एंटायर फूड चेन, मतलब कि हमारी एंटायर फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि खेती बाड़ी नहीं हो पाती, फसलों को बहुत बुरा हाल होता है इससे। डिक्रीज इन वेजिटेशन लीड्स टू CO2 कॉजेज इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, अगर ज़्यादा वो आएगी तो CO2 ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मतलब सारे पेड़ खत्म हो जाएंगे ना, तो CO2 ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और CO2 ज़्यादा इंक्रीज होने से ग्लोबल वार्मिंग फैलती है, जो कि तुम्हें पता लग जाएगा, है ना। क्योंकि मैं ग्लोबल वार्मिंग तुम्हारे अगले वाले उसमें है, इस वजह से मैं दे नहीं रहा। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा इनसे। हाँ, जानवरों को भी उसी टाइप की प्रॉब्लम होती है, जस्ट लाइक स्किन कैंसर्स, जानवरों को भी उनके जो बॉडी में एंड स्किन में वही प्रॉब्लम्स होती है कुछ इंसानों जैसे टाइप की, ठीक है। अब देखो, अब जो हमें अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग। तो देख लेते हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है ना। तो देखो, अगर सबको पता है वैसे तो क्या होती है, बट अगर हम थोड़ा सा डिटेल्ड में जाए तो क्या है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा लिखा हुआ है ना। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग कैसे स्टार्ट होती है, कैसे होती है, देखो 75% ऑफ द सोलर एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय अर्थ, अर्थ से ना बहुत सारी सोलर एनर्जी आती है, ठीक है। ये सन है, सॉरी ये अर्थ है और ये सन है, यहाँ से ना, बाय द वे देखो, ये सन है, ठीक है, अर्थ पे सोलर एनर्जी पड़ती है, लेकिन होता क्या है कि अर्थ ना 75% एनर्जी अपने जमीन में अब्जॉर्ब कर लेता है, एंड जो 25% बढ़ जाती है वो वापस धकेल देता है कहाँ पे, सेंड बैक टू स्पेस। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें एक बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन है ये, इस चीज का समझते हैं। हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैस,
हीट ग्रीन हाउस गैस ना, हीट जो है वो ग्रीन हाउस गैस उसको पकड़ लेती है, किसको, हीट को। ये जो अर्थ की सोलर की एनर्जी आ रही है ना, सन की एनर्जी आ रही है, तो 75% तो हम अंदर अपने अंदर अर्थ अपने अंदर रख लेता है, बाकी के 25% जब वापस भेजता है तो उसको ग्रीन हाउस गैस पकड़ लेती है, कहते हैं नहीं तुम धरती पे ही रहो। ग्रीन हाउस गैस हम CO2 को बोलते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस सोलर एनर्जी को नहीं पकड़ेगी, है ना, उस हीट को नहीं पकड़ेगी, तो क्या होगा, अर्थ वुड बी फ्रीजिंग इन -18 डिग्री सेल्सियस। मतलब अर्थ में -18 डिग्री सेल्सियस ठंड हो जाएगी हर जगह पे। ठीक है, इतना रहेगा ही रहेगा अगर ग्रीन हाउस गैस उसको नहीं पकड़ेगा तो। अभी जो है हमारा एवरेज है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, था मतलब इतना रहता है। ठीक है, इतना रहता है। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल लिविंग के लिए बिल्कुल अच्छा है। ठीक है, कि इतने में एक नॉर्मल इंसान इजीली रह सकता है 15 डिग्री पे। ओके है, हाँ जी। तो ये 15 डिग्री सेल्सियस हमारा इसकी वजह से रहता है, CO2 की वजह से। इसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। CO2 क्या करता है कि सन से जो भी हीट आती है उसको पकड़ के रख लेता है अपने पास, इस वजह से नॉर्मल 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैस या CO2 जिसे कहते हैं वो नहीं रहेगा, तो क्या होगा कि -18 डिग्री सेल्सियस हमारा अर्थ पे टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, CO2 किसे कहते हैं हम, ग्रीन हाउस गैस को कहते हैं। ओके, अब क्या होती है प्रॉब्लम, अब बढ़ती CO2 के चक्कर में प्रॉब्लम कैसे होती है, क्या होती है, देखो, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जल्दी जल्दी इंडस्ट्रीज बन रही है, फैक्ट्रीज बन रही है, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज, पॉपुलेशन जल्दी जल्दी बढ़ रही है। अब सबको पता है पॉपुलेशन बढ़ने से CO2 का क्या अंतर है। जब आप सांस लेते हो, बचपन में पढ़ा था, सांस लेते हो तो ऑक्सीजन अंदर लेते हो एंड बाहर निकाल देते हम CO2 निकालते हो। अब अगर इस कमरे में 10 लोग हैं तो 10 लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 निकाल रहे हैं, तो CO2 की मात्रा जल्दी जल्दी बढ़ी। अब 10 की जगह 12 लोग आ जाए, है ना, और कमरा बंद कर दो, तो ऑक्सीजन जितना है उतना ही सब सांस लेके क्या भर देंगे पूरे कमरे में, CO2। फिर पूरे कमरे में गर्मी हो जाएगी, सफिकेशन वगैरह होता है ना, वो सब इसी वजह से होता है। ठीक है, हाँ जी। पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई इस वजह से। उसके बाद कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज है, अलॉट ऑफ टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कहीं पे आग लगा के छोड़ दिया, कहीं पे कुछ कर दिया। ठीक है, तो इन सब एक्टिविटीज की वजह से CO2 का लेवल धरती पे 31% बढ़ गया। भाई बहुत ज्यादा मात्रा होती है 31%, 1-2% भी बढ़ जाए तो दिक्कत है, पर 31% बढ़ रखा है। अब इसकी वजह से क्या रिजल्ट निकलता है सर, क्या होता है अगर से 31% मात्रा बढ़ जाए, तो एक्सिस गैस जरूरत से ज्यादा CO2 गैस ट्रैप करेगी ज्यादा हीट को। ठीक है, जितना ज्यादा CO2 उतना ज्यादा हीट को ट्रैप करेगी, और उस ट्रैप करने की वजह से क्या होगा कि धरती का एटमॉस्फेयर पूरा गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। और इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसी को हम क्या कहते हैं सर, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। समझ आया, डाउट क्लियर हुआ। एंड अब देखो इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। अब इसकी वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, एक्सट्रीम वेदर, जैसे मौसम का मिजाज बदलना, कभी भी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, आजकल दिल्ली का मौसम का भी ऐसा ही कुछ हाल है। मेल्टिंग आइस, नॉर्थ पोल की साउथ पोल की यहाँ की आइस पिघल रही है, ग्लेशियर्स की आइस पिघल रही है। ठीक है, लूज ऑफ स्पीशीज, और ये बढ़ती गर्मी के चक्कर में हम अपनी स्पीशीज को खो दे रहे हैं। ठीक है, हेल्थ रिस्क, सबको बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक वगैरह लॉट ऑफ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब इनका सॉल्यूशन क्या है भाई, सॉल्यूशन आप खुद लिख लेना, क्योंकि इतना इजी टॉपिक है, इसमें सॉल्यूशन भी नहीं लिख पाओगे क्या यार तुम, है जो बहुत इजी टॉपिक टॉपिक है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, अच्छा, सॉल्यूशन किस टाइप के लिख लेना, जस्ट लाइक चाइना ने अपनाई थी मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी, है ना। ऐसे तो हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, उससे ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल होगी। दूसरी चीज, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोक सकते हैं एंड पेड़ लगाना शुरू कर सकते हैं, और ज्यादा पेड़ लगाओ और ज्यादा पेड़ लगाओ, इस टाइप की। तो ये सॉल्यूशन अगर पूछता है तो खुद लिखाना, बाय द वे ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कंफर्म क्वेश्चन है। हाँ जी, तो जितने टॉपिक्स मैं करवा सकता था उतने मैंने टॉपिक्स आपको करवा दिए। हो सके तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो मैंने आपको बताया वो ज़रूर एक बार कर लेना, उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड मैं जितना करा सकता था करा दिया, बट हल्का फुल्का हो सकता है कि 1-2 मार्क जो ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स का आता है आपका, वो हो सकता है छूट गया हो। ठीक है, 1-2 नंबर की बात है। ठीक है, और बाकी तुम खुद से बनाकर कर सकते हो। ठीक है, अब तो तुम इतनी कैपेसिटी है, क्षमता है तुम्हारी, है कैपेबल हो इतने तो। एंड वीडियो पसंद आया, मेहनत पसंद आए तो ज़रूर एक बार कमेंट कर देना प्यारा सा, एंड वीडियो को ज़रूर प्यार दिखाना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर आप सबको, है ना।